आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कल यानी कि रविवार के दिन ऐतिहासिक रैली वोट चोर गद्दी छोड़ और एसआईआर के मुद्दे पर या चुनाव सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। ये कहा जा सकता है कि 2014 के बाद दिल्ली में कांग्रेस की ये अब तक की सबसे बड़ी रैली थी, क्योंकि देश के तमाम राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता लाखों की तादाद में वहां पर मौजूद थे। जितने लोग रामलीला मैदान के अंदर थे, लगभग मैं कहूं उतने या उससे कुछ कम आपको बाहर सड़कों पर देखने के लिए मिल रहे थे, क्योंकि मैं वहां पर ग्राउंड पे थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से इस सब को देखा। इन तमाम तस्वीरों को देखकर और जिस तरह से मंच से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े स्टेट के जो लीडर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से ललकारा, वैसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उससे पूरी तरीके से बौखला गई है। और इसीलिए पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में खुद भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्नकाल को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया। ये पहले इससे पहले शायद ही हमने कभी देखा होगा कि खुद जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब कर रही है। और क्या उसके लिए कहा जा रहा था कि ये जा रहा है और किस लिए डिस्टर्ब किया, किस लिए शोर और हंगामा किया जा रहा था कि कल जो रैली हुई है उस रैली में दरअसल नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए हैं और इसके लिए सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही गई, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से माफी मांगने की बात की गई। मंच पर जो तमाम लोग मौजूद थे, जो तमाम बड़े नेता मौजूद थे, उनमें से किसी की तरफ से भी एक शब्द भी इस तरह का अपशब्द पर मोदी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां पर जैसे मैंने आपसे कहा कि लाखों की तादाद में अगर लोग हैं और कोई चलता फिरता कहीं से कोई शख्स जिसका पता नहीं कांग्रेस से कोई ताल्लुक है भी या नहीं भी, क्योंकि वह आम जनता भी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, अगर किसी ने वहां पर तमाम मीडिया डिजिटल से लेकर मेन स्ट्रीम मौजूद था, वहां किसी ने अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, तो आप सोचिए कि बीजेपी के लिए कोई एक चीज मायने रखती है तो वह है सिर्फ मोदी, और मोदी के इर्द गिर्द ही उन्होंने अपनी पूरी सियासत, अपने पूरी जो सरकार है उस सब को समेट कर रख दिया है। हमेशा मोदी को गाली दी गई, मोदी की माता जी को कुछ कहा गया, और अब कल की जो रैली, जो बहुत ही ऐतिहासिक रैली गई, उससे वो इतना बौखला गई कि अब वो पार्लियामेंट में इस मामले को उठा रही है और माफी मांगने के लिए कह रही है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस पर माफी मांगे। देश में जब इतने बड़े बड़े मुद्दे मुंह बाहे खड़े हैं तो आप सोच लीजिए कि जो पार्टी सत्ता में 12 साल से है उसके लिए क्या चीज मायने रखती है। और इसीलिए आप ये देखें कि कल जब मैं वहां पर मौजूद थी तो प्रदूषण का हाल, और आज भी आप ये देखिए प्रदूषण का हाल ये है कि AQI 500 के पार पहुंच गया है। लेकिन बात क्या की जा रही है? बात की जा रही है कि मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। विश्व के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता, 140 करोड़ के नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये सब कुछ कहा गया है, ये बातें कही जा रही हैं। दूसरी बात, कल की जो रैली हुई है वो रैली बहुत मायनों में कामयाब रही है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए इस रैली को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल जिस तरह की बातें कही गई और वहां कुछ नेताओं से जब मैंने बातचीत की, उससे साफ लग रहा था कि ये रैली जो की गई वो एक तरह का एक मैसेज था। एक जिस तरह से लगातार राहुल गांधी इस मामले को उठा रहे हैं वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ आगे एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हो सकता है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उसकी तर्ज पर कोई बड़ी यात्रा वोट अधिकार को लेकर, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ निकाली जाए। इसके अलावा जो मनरेगा है उसका नाम किस तरह से बदलकर नया कानून लाया जा रहा है, जिसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उसका नाम बदलकर ये जो कानून लाया जा रहा है। बीजेपी के पास अपना कुछ ओरिजिनल तो है नहीं, उनके पास अगर कुछ है तो वो है नाम बदलने की सियासत। नाम बदलेंगे, खौल दूसरा चढ़ाएंगे, कपड़े दूसरे पहनाएंगे और उसको अपनी कामयाबी बताकर सामने पेश करेंगे, और उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने घेरा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जाना माना चेहरा जो बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका पाठक जी। और शुरुआत में इसी सवाल से करना चाहूंगी कि आज जो एक तरह का बेवजह, बेमानी
जो पार्लियामेंट जो टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, उसमें जरूरी मुद्दों को ना उठाकर सिर्फ मोदी के इर्द गिर्द तमाम चीजों को जो समेट कर रख दिया गया है और जो ये बेवजह का हंगामा किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बिशा जी। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले 10-12 सालों में भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार हो, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रतिरूप में समा गई। नरेंद्र मोदी ही पार्टी है, नरेंद्र मोदी ही सरकार है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ही देश है, नरेंद्र मोदी ही धर्म है। अब तो ऐसा लगता है कि इस देश में जो हिंदू धर्म है उसका सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, संगठन के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह वही है। स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 सालों से 12वां साल शुरू हो गया है, उनका कद इतना बड़ा ही है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि वो देश से बड़ा हो जाए। जहां तक सवाल कल कांग्रेस की रैली में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्तिजनक नारा लगाने का, हम और आप में से कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा। हम सब भी ये मानते हैं कि किसी भी नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के खिलाफ अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता है तो पार्टी कार्रवाई करे, लेकिन सड़क पर निकलते हुए जुलूस में किसी सैलाब में एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति कोई नारा लगा रहे, उसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से माफी मांगने की मांग संसद में की जाए, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री ने किया, सोनिया गांधी के लिए उन्होंने क्या नहीं कहा, कैसे कैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने राहुल गांधी के लिए किया, उनके लिए कौन माफी मांगेगा? उनके लिए माफी तो नरेंद्र मोदी को ही मांगना पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के शब्दों के लिए माफी मांगने अटल बिहारी वाजपेयी तो आएंगे नहीं। संसद में इसको लेकर इतना बवाल करना कि जो इस वक्त देश के सामने समस्याएं हैं, देश की राजधानी में दम घोटू माहौल है, लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, दिल्ली छोड़कर बाहर बस रहे हैं क्योंकि आबो हवा इतनी खराब है, उस पर बात करने को तैयार नहीं। महात्मा गांधी का नाम हटाए दे रहे हैं सरकारी योजना से। सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए कोई नारा लग गया, उसको लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत और उसका कामकाज ठप रहे, तो ये समझ में आता है कि बीजेपी असली मुद्दों से भाग रही है। वो सामना नहीं करना चाहती वोट चोरी जैसे सवालों का, वो सामना नहीं करना चाहती देश की विदेश नीति की बदहाली का। उसके पास हिम्मत नहीं है कि राजधानी दिल्ली के पर्यावरण को लेकर जो आपदा आई हुई है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना चाहिए, सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कार्यशैली है, मुद्दों से भटकाना, असली मुद्दों पर बात करने के बजाय कभी प्रधानमंत्री को गाली का मुद्दा लेकर आ जाए। पूरा बिहार बंद करा दिया था चुनाव से पहले, आज तक उस बात की तस्दीक नहीं हो पाई कि जिस व्यक्ति ने गाली दी थी वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे। भले वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जनता के बीच में उनकी साख, उनके प्रति जो विश्वास अभी तक था वो बहुत कम हो गया है। और अपनी साख को बचाने के लिए वे नॉन इशू को इशू बनाते, जो मुद्दा नहीं है देश के सामने उसे मुद्दा बनाए। वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा है, एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर बात करने को तैयार नहीं। बजाय इसके चुनाव आयोग को बचाने के लिए सरकार उतर आती, कानून में संशोधन कर दिए जाते कि सीईसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। आप इतनी इम्यूनिटी दे देते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को कि वो तो नौकरी से निकलने के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी मृत्यु पर्यंत उसके खिलाफ केस नहीं चल सकता। ये मुद्दे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। डॉक्टर राकेश पाठक, ये मेरा सवाल ये है कि ये एक तरह की बौखलाहट भी दिखाता है और क्या ये इस बात को की तस्दीक भी करता है कि कल की रैली बहुत कामयाब रही और इतनी कामयाब रही कि बीजेपी को बहुत चुभी, तो उसने कल पहले कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया ताकि हेडलाइन से
कांग्रेस की इस रैली को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, राहुल गांधी किसी भी तरीके से हेडलाइन में ना बने, क्योंकि अगर कोई हेड ऑन ले रहा है बीजेपी आरएसएस को तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो राहुल गांधी ही है। और चाहे वो विचारों की बात हो, चाहे ये चुनाव सुधारों की बात हो, और दूसरी तरफ उसमें से क्या निकाला गया, आप उन सवालों के, उन आरोपों के जवाब देते जो उन मंच से लगाए गए थे, जो बड़े बड़े नेताओं ने वहां कहे थे। आपने क्या निकाला कि मोदी को किसी एरे गैरे नत्थू खैरे ने कोई गाली दे दी, क्योंकि आप सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं। सोनिया गांधी ने तो कल कुछ बोला ही नहीं, उनका तो कोई भाषण ही नहीं हुआ। देखिए बुशरा जी, कल की रैली की पहले मीमांसा कर लें, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बात करें। निश्चित तौर पर कल दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत अच्छी भीड़ जुटाई। बहुत दिनों बाद विपक्ष का कोई इतना बड़ा प्रदर्शन देश की राजधानी और देश ने देखा। उसमें जो बातें हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी के नेताओं ने जो सवाल उठाए, उनके जवाब नहीं देना है बीजेपी को, इसलिए मुद्दे को भटका रहे। उसी के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कल ही घोषणा कर दी। प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन बेटिंग ऐप प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठकर कोई व्यक्ति चला रहा है। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पीएमओ में किसी व्यक्ति द्वारा संचालित हो रहा है या वो उसमें संलग्न है। क्या इसकी जांच नहीं होना चाहिए? क्या यह कोई छोटा आरोप है? हमारा मानना है कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस या हमारे आपके इस आरोप में कोई दम नहीं है, बिल्कुल झूठा है। तो सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा ले? ईडी से जांच करा ले। उसी महादेव बैटिंग ऐप में ही तो भूपेश बघेल हिरासत तक में भेजे गए। एसआईआर को लेकर, चुनाव आयुक्तों को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब नहीं है, इसीलिए कल ही बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। अब आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आते हैं, ये हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे होता है। देखिए, आज भोपाल में, देश के सबसे बड़े अखबार में 13 नंबर पेज पर दिल्ली की कांग्रेस की रैली की खबर छपी है, 2 कॉलम में। हम लोग अखबारी भाषा में उसे डीसी कहते हैं, डबल कॉलम। इतनी सी 2 कॉलम की खबर, लाखों लोगों की दिल्ली की विपक्षी दल की रैली। यानी सरकार के तमाम विभाग अखबारों को निर्देशित करते हैं। वो जो सज्जन पीएमओ में बैठे हैं, जिन पर आरोप है, वही तो मीडिया को मैनेज कर रहे हैं। वो व्हाट्सएप पर मैसेज उन्होंने कल दे दिया होगा, चैनलों को कह दिया गया होगा कि लाइव नहीं दिखाना है, राहुल की रैली पर डिस्कशन नहीं करना है। अखबारों के संपादकों, मालिकों को व्हाट्सएप पर मैसेज चला गया होगा। इतनी बड़ी रैली 13 नंबर पेज पर 2 कॉलम है। दिल्ली के अखबारों में तो मैंने देखा, किसी कांग्रेस की प्रवक्ता ने डाला कि दिल्ली के एक बड़े अखबार में तो खबर ढूंढे नहीं मिल रही या कहीं अंदर छपी। एक अंतर भी रेखांकित कर देना जरूरी है। बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं खुद 2014 से पहले कई अखबारों में संपादक रहा। 10 साल यूपीए की सरकार थी। उस सरकार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन, केजरीवाल का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, निर्भया की घटना के बाद के आंदोलन, बतौर संपादक हमने उस वक्त सत्ता के विरोध में होने वाले आंदोलनों को, रैलियों को, सभाओं को पहले पेज पर 8-8 कॉलम में बैनर में छापा। पहले पेज पर संपादकीय लिखे यूपीए सरकार के खिलाफ। लेकिन 2014 में अमृतकाल आ गया, तो अब दिल्ली में इतनी बड़ी रैली 13 नंबर पेज पर छपेगी, डीसी में 2 कॉलम। ये पत्रकारिता इस वक्त सत्ता के दबाव में जो कुछ कर रही है, वो जनता के साथ ही द्रोह है। ये विषयांतर हो जाएगा, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन इस नियुक्ति में भी क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक राजनीति में वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं, परिवारवाद के खिलाफ ताल ठोकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं 7 बार विधायक रहे व्यक्ति के सुपुत्र को। नितिन नवीन के पिता नवीन प्रसाद सिन्हा 7 बार विधायक रहे थे बिहार में, परिवारवाद भूल गए।
आंतरिक लोकतंत्र पर बहुत ज्यादा भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो तो गांधी परिवार तय करता है सब कुछ। ये नितिन नवीन की जो नियुक्ति हुई है, इसके लिए कितने करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वोट डाले थे? चुनाव अधिकारी कौन था? मतदान कब हुआ? किसने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा? कांग्रेस में तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर चुनाव लड़ चुके। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह एसोसिएट नाम की एक कंपनी बन गई है। वे दो लोग मिलकर सारे फैसले करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री बनना हो, प्रदेश अध्यक्ष बनना हो, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना हो। एक और बात जोड़ लीजिए, 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकी है बीजेपी, मोदी शाह। एक व्यक्ति एक पद का नारा भी बहुत लगाते हैं मोदी शाह। जगत प्रकाश नड्डा तो मंत्री भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज भी हैं। तो जनवरी में जब पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा या यही नितिन नवीन बन जाएंगे, तब उनका कार्यकाल खत्म होगा। आज की तारीख में तो एक व्यक्ति 2 पद पर बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की कथनी करनी में जो फर्क है, वो इस देश के लोगों को समझना जरूरी है और उसका हर मौके पर खुलासा हो जाता है। जी विष्णु। नितिन नवीन के नाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ आप किसका दबदबा देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के करीबी, और दूसरी बात कार्यकारी ही क्यों 2 साल के इंतजार के बाद कार्यकारी अध्यक्ष आप बना रहे हैं? क्या उनको टेस्ट किया जा रहा है? ये वाटर टेस्टिंग है कि कैसे कार्यकर्ता या दूसरे लोग रिएक्ट करेंगे? अगर ठीक ठाक चला मामला तो फिर इन्हीं को ही अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इससे पहले शायद जेपी नड्डा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, शायद उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और फिर उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो सवाल यही है कि अगर ऐसा, इसका मुझे लगता है कि 20% भी कुछ अगर कांग्रेस में हो गया होता तो आप सोचिए कितना बवाल खड़ा किया गया होता और किस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और खासतौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट करके इन तमाम चीजों को किया होता कि देखिए यहाँ तो इन्हीं लोगों की चलती है, ये तो शहजादे हैं, यहाँ तो इस तरह का राजशाही है। लेकिन अब यहाँ क्या है? देखिए, अगर कांग्रेस में ऐसा हुआ होता तो भोंपू मीडिया इस पर डिबेट चला रहा है, जबरदस्त बहसा हो रही होती। तो देखिए, एक परिवारवाद से निकले हुए 7 बार के विधायक के बेटे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, बिना चुनाव के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अब सोई पटक सन्नाटा। मेरा सवाल तो यह है बुशरा जी कि जगत प्रकाश नड्डा को जब एक्सटेंशन दिया गया 2 साल का, तब कौन सी रायशुमारी हुई? ये तो 2 साल के लिए चुने गए थे। दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद और 2 साल बने रहे। किसी ने 2 साल में सवाल नहीं पूछा। अब सवाल यह है कि इनको क्यों बनाया गया है। हम ये मान लेते हैं, जैसा कि आपने भी कहा, कि अभी कार्यकारी बनाकर जनवरी में जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी उसमें उनको स्वीकृति दिला दी जाएगी, पुष्टि कर दी जाएगी उनकी नियुक्ति की, वो सब प्रक्रिया हो गई। लेकिन उनको बनाने के पीछे असली इरादा क्या है, मंशा क्या है मोदी शाह? इसमें 2 चीजें मुझे समझ में आई। नंबर 1, तो एक तो बहुत कनिष्ठ है, बहुत जूनियर है, 45 साल के, मात्र विधायक रहे, अभी मंत्री। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। दूसरा, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सजाए हुए किसी नाम पर तैयार नहीं थे। इसी वजह से तो 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा। संघ का वीटो लगा हुआ था, मोदी शाह का अपने नाम पर वीटो लगा रखा था उन्होंने, अपनी पसंद के नाम पर, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया कोई। हो सकता है इस मामले में भी, नितिन नवीन की नियुक्ति में भी, संघ को आईना दिखाने के लिए अमित शाह ने अपनी पसंद के आदमी को नरेंद्र मोदी से सहमति कराकर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नियमित बनने की नौबत आएगी, अगर संघ तब कोई ऐतराज करता है और उनका ऐतराज पूरा नहीं हो पाता, वे अपनी आपत्ति से अपनी मर्जी का अध्यक्ष नहीं बनवा पाते संघ के लोग या संघ प्रमुख, तो संघ का कद और कम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी लगातार संघ को आईना दिखा रहे। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और भागवत के रिश्तों में खटास पिछले 10 सालों से चली आ रही। यद्यपि अभी राम मंदिर पर ध्वजारोहण के समय भागवत ने कह दिया
कि हनुमान जी का प्रवेश हो जाता है नरेंद्र मोदी वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद पिछले 10-11 सालों में मोदी और शाह ने आरएसएस को उसकी जगह बता दी है। और इस नियुक्ति के बाद अगर ये नियुक्ति संघ की मर्जी के खिलाफ हुई है, उसे मजबूर करके उसकी सहमति ली गई, तो ये इस बात का प्रमाण है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आरएसएस से भी बड़े हो गए। उनका जो इकबाल है, उनकी जो सत्ता है, वो संघ के ऊपर चल रही। संघ चाह कर भी अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनवा पाया। संजय जोशी का नाम बहुत बार लोग लेते हैं, आपने भी चर्चा की होगी, बहुत सारे लोग करते रहे मीडिया में। मैं हर बार उनके नाम पर यह कहता रहा हूं कि संघ चाहे 10 मूड का हो जाए, संघ धरती आसमान एक कर ले, तब भी संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनवा पाएगा। नरेंद्र मोदी अपने जीते जी संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। भले वे किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लें, संजय जोशी को नहीं बनते। ये उसके जो पीछे की आरएसएस इतना असहाय जो नजर आ रहा है, जी इसको राकेश जी आप कैसे देख रहे हैं कि इतना असहाय ये है? क्या वो भी सत्ता की जो मलाई है उनको भी तो मिल ही रही है? भाई बड़े बड़े बिल्कुल ऑफिसेज उनके हैं, वो जहां जाते हैं जिस तामझाम से जाते हैं, जिस तरह से वो ट्रैवल कर रहे हैं, जो उनके ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि 12 साल में अगर बीजेपी सत्ता में है तो उसका डायरेक्ट फायदा आरएसएस को भी मिल रहा होगा। तो क्या इसलिए चुप करा दिया गया कि हम हैं तो तुम हो, और अगर हम चले गए तो सोच लो कि तुम्हारा भी क्या होगा? क्या इस तरह का देखिए डोमिनेशन है? और फिर वो बातें राकेश जी की, जब ये कहा जाता है कि भाई देखिए महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव हो गई थी आरएसएस इसलिए बीजेपी जीत गई, या उस स्टेट में इतनी सभाएं की थी इसलिए वो एक्टिव हो गई। बिहार में हालांकि ये बातें नहीं कही गई क्योंकि अब शायद एसआईआर आ गया है तो ये कहने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या आपको लग रहा है कि ये पार्टी, अब ये कहने की जरूरत तो है नहीं कि सिर्फ मोदी शाह के ही इर्द गिर्द है, बाकी सब प्यादे हैं या फिर इसका फायदा हासिल कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दशा में 2 कारणों से पहुंचा है। एक तो वो जो आपने कहा कि वो भी सत्ता की मलाई में बराबर का भागीदार। 10 सालों में संघ का मुख्यालय हमने देख लिया, पिछले 2 दिन पहले कारवां मैगजीन ने उसका पूरा खुलासा किया है। सैकड़ों करोड़ का दिल्ली में दफ्तर बना है, आलीशान 7 स्टार फैसिलिटीज का। देश भर में संघ के कार्यालय बन रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक, संघ के पदाधिकारी 5 स्टार जीवन शैली में जी रहे, बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। जीवनवर्ती कार्यकर्ता जो कहलाते थे, जो कार्यकर्ताओं के घर पर रुकते थे पदाधिकारी, अब वे होटलों में रुकते हैं। दूसरा कारण ये है कि नरेंद्र मोदी संघ के जो बड़े बड़े एजेंडे हैं उन्हें पूरा करते चले आ रहे। संघ असल में चाहता क्या है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? उसका अंतिम लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनाना। नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 10 सालों में उस रास्ते पर बढ़ते हुए वो सब किया गया जो संघ चाहता है, संघ करता रहा। धारा 370, अनुच्छेद 370 हटा दी गई कश्मीर से। एक समान नागरिक संहिता की बात संघ चाहता है, नरेंद्र मोदी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को पूरा संरक्षण है सरकार का। आज तक नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा कि मुसलमानों पर इस तरह अत्याचार नहीं होना चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए। एक भी ऐसा काम नहीं है जो संघ चाहता हो और नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी वो सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में रखकर और संघ को हावी न होने देकर। संघ की अब मजबूरी यहां पर यह है, जैसा कि आपने कहा कि हम हैं तो तुम हो तो सब है। संघ जानता है कि अगर आज सत्ता में नरेंद्र मोदी नहीं रहे या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई तो उस दशा में संघ को बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह संघ के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ रहे, संघ पर प्रतिबंध की बात होने लगी, कर्नाटक में कई तरह की रोक टोक लगी, उन सब भविष्य की आशंकाओं से संघ भी डरा हुआ है। संघ जानता है कि नरेंद्र मोदी जैसे भी हैं उसके काम के हैं। अगर वे अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते तो बना लें, हम जो कह रहे हैं वो तो करने को तैयार है।
संघ को जिस तरह के आर्थिक संसाधन, जमीनें चाहिए, दफ्तर बनाने के लिए जितना रोकड़ा चाहिए, एक गैर पंजीकृत संस्था के लिए ऐसी सत्ता से ज्यादा बेहतर और कौन हो सकता है। वरना अगर कानून अपना काम करे तो दिल्ली में बने दफ्तर का हिसाब किताब ही देने में आरएसएस को लेने के देने पड़ जाए। तो ये जो बीजेपी का तंत्र है, बीजेपी की जो सरकार है, मोदी शाह की जो ताकत है, उसका फायदा ही तो संघ उठा रहा है। इसलिए संघ चाहकर भी, मोहन भागवत चाहकर भी नरेंद्र मोदी से उस एक्सटेंट तक, उस सीमा तक जाकर नहीं लड़ सकते जहां उसका अपना नुकसान हो जाए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में भी संघ अब इस स्थिति में नहीं बचा है। संघ अब उस लड़ाई की फैसला करा सकते। जी। दो मेरे आखिरी सवाल आपसे। एक तो ये कि जो आप आरएसएस की पूरी बात कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक संस्था जो है, जो कि आपने जैसा कहा, और जाहिर सी बात है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, एनजीओ की बात करते हैं और ये रजिस्टर्ड ही नहीं है एनजीओ, जो मोदी जी ने कहा। अभी अमित शाह का जो बयान था पार्लियामेंट के अंदर, जब एसआईआर पर चर्चा हो रही, तब ये कहना कि भाई क्या क्या बुराई है आरएसएस में, प्रधानमंत्री उसी विचारधारा का है और गृह मंत्री उसी विचारधारा का है, और देश की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा को एक साथ जोड़कर दिखाना जैसे वो सेम है और उसको एक तरह से देश के ऊपर थोपना। एक तो ये बात है, ये कितना डेंजरस है। और जो हिंदू राष्ट्र को लेकर पूरा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, स्टूडियो से लेकर यात्राएं जिस तरह से निकाली जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जो कि एक विचारधारा की पार्टी है, राहुल गांधी कम से कम हम ये कह सकते हैं कि एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो और कितनी मुश्किल हो जाती है। दूसरा मेरा सवाल आपसे कि कल भी हमने देखा कि राहुल गांधी ने सबसे पहले बात की मोहन भागवत की। हो सकता है कि वो जिस तरह से बोले थे, हमें उससे एतराज हो सकता है कि कह रहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने शक्ति की बात की कि शक्ति चाहिए, सत्य को उन्होंने साइडलाइन किया कि भाई सत्य, और फिर राहुल गांधी ने क्या, हमारे लिए सत्य सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा मेरा कहना कि अगर कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि आंदोलन या फिर यात्रा, जैसे भारत जोड़ो, इस तरह की यात्रा अगर वोट अधिकार के को लेकर, एसआईआर को लेकर अगर की जाती है, तो क्या आपको लग रहा है जनता में उस तरह का अलग जग पाएगा? क्या ये मुद्दा जन जन से जुड़ा हुआ है, या आपको लग रहा है ये सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इफेक्ट करता है, इसीलिए ये उतना बड़ा नहीं बन पा रहा है? कैसे आप इसको देखते हैं, दोनों सवालों को? देखिए, पहले तो संघ की बात, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब संघ से आते हैं, सदन में खड़े होकर उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन मूलतः संघ का जो विचार है वो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। भारत का जो मूल स्वरूप है, विविधता में एकता वाला, संघ तो इस विचार से सहमत ही नहीं। संघ तो कभी नहीं चाहता। संघ तो एक धर्म, एक झंडा, एक निशान, एक नारे की बात करता है। वो तिरंगा झंडा नहीं है उसके विचार में, वो भगवा झंडा, जबकि इस देश में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो मेरा मानना यह है, आने वाले समय में ये बेहद खतरनाक है। इसीलिए राहुल गांधी सीधा नाम लेकर, संघ का नाम लेकर, मोहन भागवत का नाम लेकर आरोप लगाते हैं और उससे सीधी लड़ाई की बात करते हैं। और इसकी जरूरत भी है। अगर सचमुच में इस देश को बचाना है तो संघ की विचारधारा से इस देश को बचाना पड़ेगा। और जिस तरह संघ अपनी विचारधारा थोपता है, देश के सभी वर्गों पर, सभी धर्म के लोगों पर, सभी क्षेत्रों पर अपनी विचारधारा थोपना चाहता है, वो एक लोकतांत्रिक देश में शुभ संकेत नहीं है। दूसरा सवाल बहुत जरूरी है आपका कि क्या राहुल गांधी को भविष्य में इसी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर यात्राएं करनी चाहिए, कोई रैलियां करनी चाहिए, पूरा कोई देशव्यापी अभियान चलाना चाहिए? प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तो सोचेंगे, बिहार में इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, वहां इसका असर नहीं हुआ। तो कभी कभी ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि हमारे देश की जनता आखिर चाहती क्या है। अगर इस देश की जनता को अपने मताधिकार की भी चिंता नहीं, उसके वोट देने के अधिकार को चुराया जा रहा है, उस पर डकैती की जा रही है, पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को, चुनाव प्रणाली को हाईजैक किया जा रहा है, पूरी मशीनरी में सेंध लगाकर जनादेश बदला जा रहा है, अपनी मर्जी का जनादेश हासिल किया जा रहा है,
इतने पर भी अगर इस देश के लोग चिंतित नहीं है, ये नैरेटिव नहीं बन पा रहा, तो इसमें राहुल गांधी या कांग्रेस की कोई गलती नहीं। वे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, वे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश की जनता, खास तौर से बहुसंख्यक समाज, धर्म के नाम पर इस तरह से लामबंद हो चुका है, एक तरह से एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हो चुका है कि कहीं रोशनी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। फिर भी हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी सही लड़ाई लड़ रहे हैं, वे सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, वे संघ के खिलाफ बीजेपी से ज्यादा मुखर हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। और आज के दिन का एक संयोग जोड़कर अपनी बात आज की खत्म करेंगे हम। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने का दिन है। इस देश को एक बार फिर याद दिलाने की जरूरत है कि सरदार पटेल, जिन पर बीजेपी अपना पट्टा डालना चाहती है, जिनकी मूर्ति बनाकर, जिनका नाम जप कर उन्हें अपना बनाना चाहती है, वो भूल रही है, ये देश भूल रहा है कि वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया। ये वही सरदार पटेल हैं जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं, जिन्होंने गांधी की हत्या के लिए संघ के दुष्प्रचार, उसकी नफरत, उसके झूठ को जिम्मेदार ठहराया। उनके लिखित पत्र हैं, उनके भाषण हैं कि गांधी जी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि संघ के लोगों ने गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया, नफरत फैलाई। इसलिए मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी चुनावी राजनीति के लिए जो भी कुछ करें, उसके नतीजे जो भी हों, लेकिन संघ की विचारधारा के खिलाफ अगर अकेला कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है, और ये लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी है। जी बस। जी बिल्कुल। और कल भी ये हमने देखा कि साफ तौर पर ये कहा गया कि ये चुनावी हार जीत से परे है ये पूरी लड़ाई। उनको ये पता है, खासतौर पर बिहार हारने के बाद, कि ये संघर्ष बहुत लंबा है और इसमें पेशेंस है। पेशेंस तो जाहिर सी बात है वो 12 साल से दिखा ही रहे हैं, और खासतौर पर अलग अलग राज्य जिस तरह से हारे हैं। लेकिन ये लड़ाई और ज्यादा कह सकते हैं गंभीर हो गई है। एक तरफ विचार और दूसरी तरफ जिस तरह से जिन चीज को हड़प कर लोकतंत्र को बिल्कुल चकनाचूर मिसमार जो किया जा रहा है, तो ये कांग्रेस को ये पता है कि वो नेशनल पार्टी है, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।